To welcome student to Visa Academy, let's start to history chapter second, nationalism in India. नेशनलिज्म इंडिया आपके बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आने वाले सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चैप्टर डीपली रूट तक पढ़ के जाना है। नेशनलिज्म ऑफ यूरोप में आप कुछ छोड़ सकते हो टॉपिक्स, बट नेशनलिज्म ऑफ इंडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में जो आपका सेक्शन स्टार्ट होता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। क्या सर्कमस्टेंसेस आए थे वर्ल्ड वॉर के बाद जब नेशनलिज्म के लिए इनिशिएटिव लिया? तो क्या कारण जब इंडिया को नेशनलिज्म लेने की जरूरत पड़ी? क्योंकि इंडिया इतने सालों से एक कॉलोनियल स्टेट था। कॉलोनियल स्टेट का मतलब है गुलाम था ब्रिटिशर्स का। पर अब अचानक इंडियन ने ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया कि नेशनलिज्म करना स्टार्ट किया? तो सबसे पहले बहुत से इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला रीजंस आपका आता है फोर्स रिक्रूटमेंट सोल्जर्स। फोर्स रिक्रूटमेंट सोल्जर्स का मतलब है जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर के दौरान जाती थी तो उनको सोल्जर्स की जरूरत थी। तो सोल्जर जरूरत क्यों थी? क्योंकि उनके पास जितने सोल्जर्स, एक आर्मी थी, जो टीम थी, वो क्या हो रही, खत्म हो रही थी, डेड हो रही थी किसके अंदर, वॉर के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी कॉलोनियल कंट्री है इंडिया, वहां जाते हैं और वहां से हम फोर्स रिक्रूटमेंट सोल्जर्स, वहां के जो आर्मी, लोकल आर्मी मैन, उनको उठाते और अपनी आर्मी में इंक्लूड करते हैं। तो फोर्स रिक्रूटमेंट सोल्जर्स। सेकंड क्या था? डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब ये था कि जो भी ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने वॉर में अपने बहुत टैंक, बहुत कुछ टैंक और जितने भी वेपन्स हैं उनमें बहुत ज्यादा खर्चा किया, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लग गया डिफेंस में। वो वापस रिकैप्चर करना, वापस उसको रेवेन्यू को जनरेट करना बाय इंडियन से, तो इस कारण से। तीसरा है क्रॉप फेलियर। इंडिया की क्रॉप बार बार फेल हो रही थी और ब्रिटिशर्स उनसे क्या कर रहे थे, लगान की डिमांड कर रहे थे कि हमें तो इतना लगान चाहिए, आपकी क्रॉप फेल हो या क्रॉप सही हो, हार्वेस्टिंग पीरियड हो, शोइंग पीरियड हो, डजंट मैटर, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको अपना पैसा चाहिए था। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी थी जो फैल गई थी इंडिया के अंदर, ये भी सबसे बड़ा। और पांचवा फेमाइन। फेमाइन मैंने होता है अकाल आ जाना, जमीन बहुत ज्यादा सूखी पड़ गई थी, बंजर पड़ गई थी, खाने को कुछ नहीं था, और ये एक फेमाइन आ गई। तो ये 5 रीजंस आर सब अंडर द सर्कमस्टेंसेस टू द वर्ल्ड वॉर वाज क्रिएट एंड टू इनिशिएटिव द नेशनलिज्म। ये 5 रीजंस ऐसे रीजंस थे जिनको नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में इनिशिएटिव करने का उनको जरूरत पड़ गई। नेशनलिज्म कौन सा? वापस देखो मेरे साथ, देखो, रिक्रूटमेंट सोल्जर्स, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ओके, थर्ड क्रॉप फेलियर, ओके, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और फिफ्थ इज फेमाइन। ये आपको रिपीट करने बार बार, तो आपको लर्न हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ टॉपिक्स के पास में। अब इसके अंदर चलेंगे, एक लीडर का नाम आएगा जो आपके जस्ट इसमें इंट्रोड्यूस है, महात्मा गांधी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं नेशनलिज्म इंडिया में, हमारे साथ में रहते हैं, जिन्होंने हमारे लास्ट तक 47, 42, 47 तक हमारे साथ कहा, और हम आज जो जिनकी वजह से जिन्होंने हमें आजादी दी, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो उनके रिलेटेड बहुत सी चीजें, वो क्या कहते हैं, इंडिया को वो कैसे आजाद कराते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो आइडियोलॉजी अभी भी जिंदा है, एग्जिस्ट है, क्या उस आइडियोलॉजी से अभी भी कुछ काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड लिखता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द सत्याग्रह। मैंने आपको एक वर्ड लिखा, सत्याग्रह। तो सर आप क्या करोगे? सत्य, सच्चाई, और ग्रह मने घर। ऐसे जगह जहां पे सच की बात होती हो, ऐसी जगह जहां पे सच की राह पे चलना होता हो, ऐसी जगह जहां सच ढूंढने जाते हैं अपन। तो सत्याग्रह का मतलब वर्ड होता है सर्च ऑफ ट्रूथ। सर्च ऑफ ट्रूथ मतलब सच ढूंढने जाना बाय द नॉन वायलेंस। किसकी वजह से? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, हमें कोई भी, नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी वायलेंट तरीका नहीं अपनाना, कोई वेपन्स नहीं यूज लेने, कोई भी ऐसा कुछ नहीं, वेपन्स नहीं करना। तो हमें सत्याग्रह करना है बाय द नॉन वायलेंस। यही आइडियोलॉजी किसकी थी? किसकी थी? महात्मा गांधी जी। अब इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने क्या कहा? साउथ अफ्रीका में अप्लाई किया था। आप लोगों से साउथ अफ्रीका कैसे आ गया नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में? साउथ अफ्रीका और इंडियंस दोनों एक साथ के पार्ट थे। साउथ अफ्रीका में आने का मतलब है, एक टाइम था जब साउथ अफ्रीका में रेसिज्म चलता था, रेसिस्ट के बेसिस पे भेदभाव होता था। कौन सा रेसिस्ट? काले एंड गोरा, ब्लैक एंड व्हाइट पे। तब नेल्सन मंडेला जी, जो ना आपने सुना होगा, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इसको, और उनके साथ में महात्मा गांधी जुड़े और रेसिस्ट रिजिम चला। रेसिस्ट रिजिम का मतलब शासन चला, और इस सिस्टम को हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। उनके अगेंस्ट इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और सत्याग्रह चलाया, जो बहुत वर्कफुल हुआ, बहुत एफिशिएंट काम किया और बहुत सक्सेसफुली। फिर इन्होंने कहा चलो हम इंडिया चलते हैं, और वहां से महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए। और उस डेट को आपको पता होना चाहिए, वो डेट कौन सी थी? यहाँ पे थी 1915। तो 1915 में आपको ध्यान में होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। साउथ
अफ्रीका। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ गए 1915 के अंदर, ठीक है। जब 1915 के अंदर से आए थे साउथ अफ्रीका इंडिया से, तो यहाँ पे उन्होंने देखा पीसेंट की हालत, देखा पीसेंट की कंडीशंस देखी, कैसे ब्रिटिशर्स पीसेंट पे बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रूल कर रहे हैं, कैसे उनको सप्रेस कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये चीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा जो मैंने आइडिया सत्याग्रह का साउथ अफ्रीका में लिया, वो आइडिया मैं यहाँ लूंगा। और यहाँ आती उन्होंने क्या करा, जनरली 3 तरह के मूवमेंट्स करे या 3 तरह के सत्याग्रह करे। हम उसको एक टॉपिक से पढ़ते हैं, एक चीज से पढ़ते हैं जिसको आप क्या केक बोल सकते हो। केक मीन्स होता है CAKE। देखो किसी मैंने क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। पहले मैं लिखता हूं, फिर इनकी डेट्स के आगे उनका नाम लिखूं। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है सर। ये तो लिख दिया आपने। ये कब हुआ था सर? 1917 के अंदर हुआ था। तो क्या था चंपारण सत्याग्रह, अभी मैं बताऊंगा। ए से मतलब चलते हैं अहमदाबाद। और ये मत सोचना कि सर ये सिर्फ आपके पास नोट्स है, ये आपका मैप वर्क पे। अहमदाबाद ये कब हुआ था सर? 1918 के अंदर। और तीसरा आपके पास आता है खेड़ा। खेड़ा भी सत्याग्रह, ये भी एक खेड़ा सत्याग्रह है 1917। देखो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। ये के का मतलब ये एक मोनोमिक्स है जो ऐसे याद ना होगा, मेटाफोर्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। इस कोई मतलब नहीं है इन तीनों, ये कोई मूवमेंट नहीं था, कोई सत्याग्रह नहीं था। ये एक मेटाफोर्स की तरह आप लर्न कर सकते हो, जो एक वर्ड्स बनाता है। अगर आप डायरेक्ट लर्न करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। सर महात्मा गांधी जी 1915 से आए और आते इन्होंने 3 जगहों पे सत्याग्रह किया। कहाँ किया? चंपारण 17 के अंदर, अहमदाबाद 18 में अंदर, के मीन्स खेड़ा। अब देखो व्हाट आर द रीजन, रीजन भी तो पूछ सकता है ना कि चंपारण में क्यों किया, अहमदाबाद में क्यों किया और खेड़ा में क्यों किया। तो चंपारण में किसने किया और क्यों किया? चंपारण में इंडिको प्लांटर्स, इंडिको प्लांटर्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो? ये मैं ये बता रहा हूं कि इंडिको प्लांटर्स का मतलब है, इंडिको नाम मतलब होता है नील की खेती। ब्रिटिशर्स कहते हैं आप इतने हिस्से में नील की खेती करो, जिससे उनसे क्या होगा, कमर्शियल क्रॉप बनाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी पीसेंट के, वो नील की खेती जो थी एक बार होने के बाद वापस उसको रीयूज नहीं कर सकते। तो इंडिको प्लांटर्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करना अगेंस्ट ब्रिटिश, ये था चंपारण सत्याग्रह। इज इट ओके? नेक्स्ट है उसके बाद में ए मींस अहमदाबाद। अहमदाबाद हाँ 1918, अहमदाबाद में 1918 का मतलब है। अब देखो अहमदाबाद कहां रहा है? गुजरात। मैं इनके स्टेट्स मेंशन कर देता हूं। चंपारण था कहां? बिहार में, बिहार में, क्योंकि आपसे मैप वर्क पूछ जाएगा। अहमदाबाद मिल वर्कर है कहां? गुजरात में। और खेड़ा कहां है? गुजरात में। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपसे एक मैप वर्क पूछ सकता है। अ प्लेस वेयर चंपारण सत्याग्रह वाज हेल्ड, तो आप कहां प्लॉट करोगे? बिहार के अंदर। अ प्लेस वेयर अहमदाबाद मिल वर्कर्स वाज प्लेड हेल्ड, तो गुजरात। अ प्लेस वेयर अगेंस्ट रेवेन्यू पीसेंट वाज ऑपरेसिव, तो आप लिखोगे गुजरात के अंदर। अब मैं बताऊं सर अहमदाबाद मैंने बोल ही दिया, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर। अहमदाबाद में कॉटन मिल होगी, कॉटन मिल थी, वहां पे वर्कर्स ने बहुत ज्यादा अपने अगेंस्ट, जो उनके ऊपर जो लैंडलॉर्ड्स है जो उनसे काम करवाते, उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया। तो वहां पे भी याद रखना मिल वर्कर्स, आप लिखोगे मिल वर्कर्स। क्या था? मिल वर्कर्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी। और लास्ट आता है खेड़ा, पीसेंट रेवेन्यू, पीसेंट अगेंस्ट रेवेन्यू डिमांड, अगेंस्ट रेवेन्यू डिमांड। तो ये तीनों आपको बाय टिप्स में पता होना चाहिए। 1950 गांधी जी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। व्हेन वी एंटर टू इंडिया दे स्टार्टेड 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स वाज द केक। केक मींस चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह मींस सर्च ऑफ ट्रूथ बाय द वायलेंट, बाय द नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस याद रखना। ए मींस अहमदाबाद 1918 और के मींस खेड़ा 1917 were the peasant against revenue, Ahmedabad mill worker and indigo plantation. In this सत्याग्रह मूवमेंट्स was very frequently question were asked in the our board system. इनमें से बहुत frequently ask आपसे सवाल पूछ सकते हैं बोर्ड सिस्टम में, डेट पूछ सकते हैं और ये सब चीजें। तो मैं एक बार ये भी डेट्स सीक्वेंस में लिख देता हूं जो आपको इजीली शो और आप इजीली उसको फॉर्मेट में लिख सकते हो। फिर 1915 के बाद हमने 3 डेट्स थी, 1917, 1917, 1918। 1917 कौन सा था? चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। ओके 1970 वापस क्या था? अहमदाबाद सत्याग्रह। और 1918 था अहमदाबाद सत्याग्रह और 1917 खेड़ा। अब देखो आपको एक चीज और याद रखनी, ये खेड़ा भी है ना, कभी कभी पेपर में दो बहुत ज्यादा डिलेमा या बहुत ज्यादा दुविधा में डाल देता है। कभी कभी ये खेड़ा 1916 में आ जाता है, कभी कभी अहमदाबाद 1917 में आ जाता है। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, नॉट बोथ ऑप्शन वाज अवेलेबल बट नॉट साइमल्टेनियसली। ये दोनों ऑप्शंस होंगे बट साथ में नहीं होंगे। या 17 हो सकता है, या 18 हो सकता है, या 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होंगे। बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक
द अप्रोप्रिएट डेट्स वाज ये। तो यहां तक समझ आई कहानी। वापस रिपीट करता हूं, शुरुआत में क्या सर्कमस्टेंसेस थे गांधी जी ने जो इंडिया की नेशनलिज्म लेने का इनिशिएटिव किया। सबसे पहले आप रिपीट करोगे, सबसे पहले डिफेंस एक्सपेंडिचर, सेकंड आप क्या करोगे फोर्स रिक्रूटमेंट सोल्जर्स, थर्ड आप क्या करोगे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, तीसरा क्रॉप फेलियर, पांचवा फेमाइन कंडीशन। तो इससे एक सत्याग्रह मूवमेंट चला। ये सारी कंडीशंस को देखते हुए गांधी जी को न्यूज पहुंची साउथ अफ्रीका में। गांधी जी साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? साउथ अफ्रीका वहां पे वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे और कहीं ना कहीं वो वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। सत्याग्रह मूवमेंट चलाया अगेंस्ट रेसिस्ट रिजीम, जो रेसिज्म ब्लैक एंड व्हाइट के अगेंस्ट, जो अपार्थाइड सिस्टम है उनके अगेंस्ट। यहाँ आए, यहाँ आके उन्होंने देखा कैसे बहुत ज्यादा हमारे इंडियंस, हमारे पीसेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रस्त है, बहुत सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। उनको सप्रेस करवाना, उनको इंडिपेंडेंस दिलाना उनका सबसे बड़ा मोटिव बन चुका था। यहाँ इन्होंने सत्याग्रह की आइडियोलॉजी अपनी, सत्याग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य मतलब ट्रुथ, ग्रह मैंने घर, एक ऐसी जगह जहां एक घर सच्चाई का घर हो, सच की राह पे चलना विद नॉन वायलेंस, ये होता है सत्याग्रह। आती 3 जगह सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब अपन इसी के साथ फ्रीक्वेंटली कुछ मूवमेंट्स और बता देता हूं, वो छोटे छोटे। सबसे पहले रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट, ठीक है। इसके बाद में सर इसी दिन में एक और ही हुआ, ये दोनों एक ही है, सेम कॉन्सेप्ट में, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर यहां हो गया। और यहां तक यहां समझना। अब आप कहोगे सर ये रोलेट एक्ट क्या था, ये जलियांवाला बाग। अब यहां सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आज कोई मेरे अगेंस्ट बोलेगा तो मैं उसको बोलने थोड़ी दूंगा। तो यहाँ पे एक एक्ट आ जाता है रोलेट एक्ट। जब ब्रिटिशर्स ने वॉज इंपीरियल ब्रिटिश, आपकी बुक के अंदर दे रखा है इंपीरियल ब्रिटिश एम्पायर, इंपीरियल का मतलब होता है कोर्ट। इंपीरियल ब्रिटिशर्स वॉज अनाउंस्ड अगेंस्ट एनीवन इंडियंस या एनीवन हु क्रिटिसाइज टू मी, दे कैन केप्ट आउट एंड गो टू द प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल एंड वकील। कोई भी ब्रिटिशर्स, कोई भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, उसको 2 साल तक जेल में डाल दो। ना तो वो कोई वकील हायर कर सकता है, ना तो वो पुलिस में रिपोर्ट जुटा सकता है, ना कोई वो अपनी बात बता सकते हैं। और ये क्या था? रोलेट एक्ट। याद रखना, इतनी सी बात याद रखनी। आपको शुरुआत में बुक्स में 2-3 लाइन लिखनी है, वो है, क्योंकि ये जनरली आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रोलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा एक्ट जब ब्रिटिशर्स ने बोला अगर कोई भी वहां पे कॉलोनियल स्टेट हमारे अगेंस्ट क्रिटिसाइज करता है या हम पे कुछ बोलता है, अपने व्यूज देता है, तो उसको विदाउट एनी ट्रायल उसको जेल में डाल दिया जाएगा एज अ डिटेंशन। डिटेंशन क्या था? 2 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, डिटेंशन क्या था? एक वर्ड आता है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है शक के आधार पर उसको पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल तक। ना तो वो अपनी बातों को रख सकता है, ना वो क्या कर सकता है, ना वो कोई वकील हायर कर सकता है। इतना था रोलेट एक्ट। कब था? 1919। पूछा जाएगा, डिफाइन याद रखना है। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग। इसी दिन में एक और इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग। अमृतसर था जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब के अंदर। याद रखना, जलियांवाला बाग क्या था? वहां पे भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट हुआ था जब वहां पे लोग, अमृतसर पंजाब के अंदर, जलियांवाला बाग। जब क्या हुआ था? जब जलियांवाला बाग में कुछ लोग आए थे बैसाखी के टाइम, जब उस दिन बैसाखी का फंक्शन था, और कुछ लोग रोलेट एक्ट को सप्रेस करने आए थे, रोलेट एक्ट को सप्रेस में दबाने आए। तब एक व्यक्ति था जनरल लॉर्ड डायर, वो क्या करा, एंट्री गेट पे आया और उसने सारा गेट्स को, एग्जिट गेट बंद कर दिए और क्या कर दिया, मार्शल लॉ। अब आगे सर एक वर्ड आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्शल लॉ? मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जब शूट एंड साइट का ऑर्डर कर दिया जाता है। तो जनरल लॉर्ड डायर ने क्या किया, इंपोज योर मार्शल लॉ, कि अब सब पे गोली बारूद चला देना, सब पे गोलियां चला देना, वेपन्स का यूज लेना, दिस इज कॉल्ड मार्शल लॉ। इस इंसिडेंट में बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग मरे, और ये एक इंसिडेंट सबसे ज्यादा पेनफुल एंड दर्दनाक हादसा हुआ। ये बात हमारे कुछ लीडर्स को सुनी तो उन लीडर्स को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसमें एक आपके बुक में है नहीं, बट एक थॉट प्रोसेस याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक इन आवर कम्युनिटी या इन आवर स्टेट, ब्रिटिशर्स ने दी थी। तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि उनको दे दी, क्योंकि उनको ये सिर्फ मार दाड़ के, आप एक तरफ तो हमें क्या दे रहे हो, एक उपाधि दे रहे हो, और एक तरफ हमारे लोगों को मान रहे हो। ये बहुत मास एजिटेशन हुआ, ये बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था। और इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि हम ऐसी तो कभी आजादी नहीं कर पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं एक साथ में प्लान करना पड़ेगा, एक क्लियर, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमें और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हिंदू क्या, मुसलमानों को भी जोड़ना पड़ेगा, मेन कैंडिडेट मुस्लिम्स को जोड़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम एक और मूवमेंट के पास चलते हैं जिसको आप खिलाफत मूवमेंट।
फर्स्ट वी कैन रिवाइज वापस 1915 में गांधी जी कहां से आए? साउथ अफ्रीका से। आते उन्होंने 3 तरह के सत्याग्रह, 17 के अंदर चंपारण, 17 के अंदर खेड़ा, 18 के अंदर अहमदाबाद मिली स्ट्राइक। इन तीनों सत्याग्रह के बाद उन्होंने 1990 में एक रोलेट एक्ट किया। रोलेट एक्ट वो था जब इंपीरियल ब्रिटिश आर्मी ने इंपोज कर दिया कि कोई भी उनके अगेंस्ट क्रिटिसाइज करेगा तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल एंड विदाउट एनी वकील हायर। मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट को वो हायर नहीं कर सकते एज अ डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है शक के आधार पर। आपके बुक के अंदर न्यू वर्ड्स में दे रखा है डिटेंशन। डिटेंशन के मतलब उसको शक के आधार पर उठा लिया जाएगा। सर जलियांवाला बाग क्या होता है? इससे कट टू एक जलियांवाला बाग था। जलियांवाला बाग एक जगह है, कहाँ है? सर अमृतसर के अंदर है। वो एक बहुत अच्छा स्पॉटिंग पॉइंट बन चुका उस दिन इंसिडेंट के बाद में। एक तरह वहां पे हमारे जो भी मार्टियर्स है, जो हमारे वीर है, उनकी सब फोटो है और सब उन्होंने वहां पे उनकी चीजों को दिखाया जाता है। आज भी आप जलियांवाला बाग में जाओगे तो आप इस इंसिडेंट की वहां कहीं ना कहीं मेमोरीज देखोगे या तरीके से नॉस्टैल्जिया एनेक्डोट देखोगे कि हाँ ये हमारे उस समय वीर है, ये वो लोग हैं जिनके क्या है, जो लोग वहां पे कुछ वहां एक कुआं है, वेल है, वहां वो कूद गए थे, जिन्होंने कहा कि अच्छा हुआ इनसे मरेंगे तो खुद ही मर जाते। तो एक वेल है, वहां उनके कपड़े दिख रहे हैं, सामने आपको बुलेट्स के स्पॉट दिख रहे हैं, कुछ जगह वेल है, कोई दीवार है, वहां वॉल पे उनके बुलेट्स के स्पॉट दिख रहे हैं। तो एक बहुत पेनफुल इंसिडेंट था जब जनरल ओडाय ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था। इस कट टू इस सिचुएशन के बाद गांधी जी ने कहा हम ऐसे तो कभी भी आजादी नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ साथ में लोग लेने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा मास एजिटेशन, एक तादाद में लोगों को लाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक मूवमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा मूवमेंट आया खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट आया और वो कब 1921 के आसपास वो खिलाफत मूवमेंट आया। तो लेट्स स्टार्ट टू खिलाफत मूवमेंट। अब आप बोलोगे सर खिलाफत मूवमेंट है क्या? देखो खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फर्स्ट आप पहले खिलाफत मूवमेंट सुनो, इसी से कनेक्टेड एक मूवमेंट थोड़ा सा और होगा नॉन कॉर्पोरेशन। खिलाफत मूवमेंट क्या था? देखो आपको है ना ये वर्ड दिख रहा होगा खलीफा, खलीफा, ये इतना वर्ड देखो आप सिर्फ, ठीक है। खलीफा क्या होता है? देखो पहले इसको क्या बोलते थे? कैलिफेट। फिर ये नाम चेंज हुआ, मॉडर्नाइज होता रहा, लोगों ने बोला खलीफा। अब सर ये क्या चीज है? खलीफा का मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ना, उन्होंने कहा हमारे स्पिरिचुअल लीडर जो थे ना, टर्की, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। आप बोलोगे सर ऑटोमन एम्पायर क्या है? एक तरह का मुस्लिम धर्म का एम्पायर था जो टर्की में एस्टेब्लिश था। इनके अंडर में एक कौम आती, एक कम्युनिटी आती है खलीफा, जिसको बोला गया कैलिफेट। कैलिफेट से नाम चेंज हुआ खलीफा। तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स इंडियंस में इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, इंडियंस की कम्युनिटी को या इंडियंस के लोगों को इतना ज्यादा सप्रेस करने की, तो कल को थ्रेट हो सकता है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को। तो इनको अलर्ट करने के लिए एक मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग को बोला गया खिलाफत मूवमेंट, कि हम हमारे अगर स्पिरिचुअल गुरु खलीफा को डोमिनेट सप्रेस करना पड़ा, ब्रिटिशर्स के थ्रेट से डरे, तो उससे पहले हम एक कमेटी बनाते हैं जिसको खिलाफत कमेटी बोला गया। और इसको लीड करने वाले आपको नाम याद रखना, जो दो सबसे बड़े हैं वो क्या है? 2 भाई है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा हु लीड द खिलाफत मूवमेंट, तो 2 है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये तो क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और आता है, इन विच मूवमेंट दे कैन शो टू द यूनिटी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो वो भी मूवमेंट कौन सा है? खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि आप एक टॉपिक है, चैप्टर है खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये क्यों लिखा गया? खिलाफत मीन्स मोहम्मद अली शौकत अली, नॉन कॉर्पोरेशन मीन्स महात्मा गांधी। एक ऐसा मूवमेंट जब ये दोनों भाई प्लस महात्मा गांधी साथ में जुड़ते हैं और एक मास एजिटेशन मूवमेंट लेके जाते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लेस स्टार्ट कर देते हैं, कौन सा? खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सर खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 2 धर्म की यूनिटी दिखी, हिंदू एंड मुस्लिम की, उनकी यूनिटी दिखी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके बाद मैं आपको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इजीली अच्छे से और समझाऊंगा, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक डिटेल क्वेश्चन बनता है। देखो खिलाफत में आ गया, खिलाफत मींस किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के अगेंस्ट जाना। नॉन कॉर्पोरेशन किसी चीज को कॉर्पोरेट ना करना। तो यहां आए थे महात्मा गांधी, यहां आए थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली, इन दोनों के यूनिटी से ये मूवमेंट आया, तब हमने बोलते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो समझ आया बच्चों, ऐसा कौन सा मूवमेंट है जहां पे दोनों की यूनिटी दिखी? मोहम्मद अली, शौकत अली प्लस महात्मा गांधी। इन दोनों ने सोचा जब साथ में मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम साथ में आएंगे, और इनका एक ही मोटिव था, इन ब्रिटिशर्स को यहां से निकालना है, इन फिरंगियों को यहां से निकालना है। तो इन दोनों का साथ में जुड़ने से ही ये चीजें होगी। अब अपन नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं।
अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे जो आपका एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। थैंक यू। कितना लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम एक टॉपिक पे चल रहे हैं, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अभी तक मैंने बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी जी जनवरी 1950 से साउथ अफ्रीका से आए। आते ही उन्होंने 3 तरह की जगह पे चंपारण किया, सत्याग्रह किया। फर्स्ट इज बिहार में चंपारण, सेकंड इज अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स ने किया, और थर्ड पॉइंट है खेड़ा। उसके कट टू एक 17 में चंपारण वाला 17 अगेंस्ट इंडिको प्लांटर्स ने किया। उसके बाद खेड़ा के अंदर कि जो हुआ था 1917 के अंदर अगेंस्ट रेवेन्यू ज्यादा होने से, और लास्ट 18 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके बाद तो हम कट टू चलते हैं, फिर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में बात की थी जो 1990 में हुआ था, जहाँ पे इंपीरियल ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर कोई भी इंडियंस हम पे क्रिटिसाइज करता है, हमारी बातों को फैलाता है या कुछ अलग ओपिनियन देता है, तो आप इनको प्रिवेंटिव हैज ए डिटेंशन के तौर पे विदाउट एनी 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल, और वो अपनी कोई भी वकील हायर नहीं कर सकता, उसको जेल में डाल सकते। इसके बाद में जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ, जब जनरल ओडायर ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था। मार्शल लॉ का मतलब है शूट एंड साइड स्टार्ट करना। इस सिचुएशन के बाद में या इस सिनेरियो के बाद में गांधी जी को लगा कि हम सिंगल चलेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, सिंगल जाएंगे तो सब कोई ना कोई अपने पर्सनल दुश्मनी को लेके कुछ भी कर सकता है, और हमें क्या करना था, इंडिया को इंडिपेंडेंस करना था विद द यूनिटी एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो हमने कहा एक एजिटेशन, एक बहुत मास स्केल पे मूवमेंट लाना पड़ेगा। जब एक खिलाफत मूवमेंट है जहाँ पे 2 मुस्लिम ब्रदर्स है, उनका नाम याद रखना है, मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए गांधी जी के साथ जुड़ा, और दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट था कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है और आजाद करवाना। और इसके बाद में जो डिटेल आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखो नाम से पता चल रहा है नॉन कॉर्पोरेट, हम अगर कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने एक क्लियर बात की थी, अगर हम उनको कॉर्पोरेट नहीं करने देंगे तो वो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट मूवमेंट 2 जगह पे हुआ था, अर्बन एंड कंट्री साइड। अब आप लोग सर कंट्री साइड एंड रूरल क्यों लिख रहे हो, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। कंट्री साइड, मैंने बहुत बार क्लास में बच्चे से पूछता हूँ कि सर कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं कंट्री के साइड में। कंट्री के साइड में नहीं होता है, रूरल की बात कर रहे हैं, या मैं इसकी जगह बोल सकता हूँ विलेज, गांव के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे चला। कोई भी टीचर ही बताता ही नहीं कि कंट्री साइड का मतलब क्या होता है। कंट्री साइड में नहीं, कंट्री के साइड में नहीं, मतलब गांव के अंदर, रूरल में, और ये था शहर में। अब देखो शहर के ये ABCDE, ये 5 पॉइंट्स आप अपने टिप्स अंगुली में रखो। जैसे वो 5 पॉइंट्स आपने पढ़े, कौन से, वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या सर्कमस्टेंसेस है, आपको याद हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर, फोर्स रिक्रूटमेंट, लेबर, फेमाइन और क्रॉप फेलियर, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड स्टार्वेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स कंडीशन। तो वैसे ये 5 प्रॉब्लम। सबसे पहले था फॉरेन गुड्स बॉयकॉट। जो भी बाहर से सामान आ रहा है इंडिया के अंदर, उसको हम नहीं पहनेंगे। तो सर हम पहनेंगे क्या, हम पहनेंगे खादी, हम पहनेंगे खादी, इंडिजीनियस चीजें जो भारत में जो बनी हुई थी, हम पहनेंगे खादी। और हम फॉरेन गुड्स को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बॉयकॉट का मतलब है बंद करना, हम आने नहीं देंगे इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में आने नहीं देंगे, हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो कॉपरेशन मूवमेंट चलेगा नहीं। सेकंड पॉइंट था लिकर शॉप वाज बैन। जो भी दारू की दुकानें, लिकर मींस दारू, अल्कोहल शॉप या लिकर शॉप को बैन करा दी गई, वो नहीं चलने देंगे। थर्ड पॉइंट है रॉ कॉटन इंपोर्ट डिक्लाइन। जो भी हम सामान भेज रहे हैं बाहर और जो भी कच्चा सामान आ रहा है, उसको क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। हम जो रॉ कॉटन है उसको, कॉटन है जो कच्चा सामान, उसका इंपोर्ट होना डिक्लाइन हो गया। तीसरा पिक्टेड शॉप। अच्छा एक वर्ड आ रहा है पिक्टेड शॉप, आप बोलोगे सर ये वर्ड क्या है, आप अपने बुक में देखोगे ना न्यू वर्ड्स में, तो पिक्टेड शॉप का मतलब होता है एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसा प्रदर्शन जहां पे किसी भी व्यक्ति को शॉप में एंटर ना होने दे और शॉप को बंद करवा देना, दिस इज कॉल्ड पिक्टेड शॉप। फोर्थ है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉइज स्टूडेंट क्विट इन स्कूल। जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी बच्चे हैं, वो पढ़ने नहीं जाएंगे, वो क्या कर देंगे, जाना ही बंद कर देंगे। क्योंकि सारी स्कूल्स कौन सी थी, ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर हमारे लोगों पे, हमारे इंडियंस पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो ये चीज बंद कर देंगे। तो ये आपको पॉइंट्स है टिप्स में, प्लीज मेरे साथ वापस रिपीट करो। फॉरेन गुड्स वाज बॉयकॉट, लिकर शॉप वाज बैन, रॉ कॉटन इंपोर्ट डिक्लाइन, पिक्टेड शॉप एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय स्टूडेंट क्विट इन स्कूल। वापस रिपीट करो, फॉरेन गुड्स वाज बॉयकॉट, लिकर शॉप वाज बैन, रॉ कॉटन इंपोर्ट डिक्लाइन, पिक्टेड शॉप एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज student quit in school. Then वापस repeat, foreign goods was banned, liquor shop was banned, raw cotton import decline, picketed shop and government unit. तो foreign goods was boycott, ठीक। अब और प्रमोट किसको करेंगे, खादी डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, ये है ना लॉन्ग टाइम तक नहीं चला। जो खादी है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, वो महंगा था फॉरेन गुड्स के कंपेयर के अंदर। एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज चली थी बट लॉन्ग टाइम तक, बट आपको ये चीजें याद रखनी है। दिस इज अ फॉलोइंग पॉइंट्स टू मेंशन योर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन डिटेल।
तो ये था शहर की कंडीशन। सर अपन आ जाते हैं कंट्री साइड की कंडीशन। अब कंट्री साइड के अंदर जनरली क्या था, ये मैं मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना। फॉरेन गुड्स बॉयकॉट, लिकर शॉप, रॉ कॉटन, पिक्टेड एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आपके प्लेलिस्ट में जब मैं पीडीएफ लिंक पिन करूंगा तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन हो जाएंगे। सर अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इसी का पार्ट है कंट्री साइड। कंट्री साइड में मैंने सर यहाँ क्यों लिखा है पीसेंट एंड ट्राइबल्स, मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या था, यहाँ पे भी दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जिसका अपना अपना अलग मोटिव था, क्या लेके, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो मैं वापस एक बार टॉपिक का नाम लिख देता हूं, और वो टॉपिक का नाम है कंट्री साइड। कंट्री साइड, या फिर मैं इसको आगे लिख देता हूं विलेज, या एक ही बात है तीनों, रूरल। सर इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट है। सबसे पहले पीसेंट, और तीसरा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ट्राइबल्स। देखो जब भी मैं पीसेंट की बात करूंगा तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना, उस व्यक्ति का नाम बहुत बार पूछा जा सकता है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। सर क्यों पूछा जाता है इसका नाम, ये क्या था, ये एक व्यक्ति था जिसने क्या करा, एक फिजी इंडेंजर्ड लेबर, इसका फादर जो थे वो डिसेंटर्स थे, वो इंडेंजर्स थे, वो एंसिस्टर थे, वो पूर्वज थे, उनके उनके बेटे थे ये। बाबा रामचंद्र के जो फादर थे वो कहीं ना कहीं एक इंडेंजर्ड लेबर थे, ये इंडेंजर्ड लेबर थे फिजी आइलैंड में, तो वहां थे। और एक सन्यासी थे, इसे सन्यासी वाज द इंडेंजर्ड लेबर बाय द फिजी। इन्होंने क्या करा, देखा कि लोग परेशान है। सर लोग परेशान किससे थे, ब्रिटिशर से थे क्या, यहाँ एक अलग सिनेरियो थी। यहाँ लोग परेशान थे तौलकदार से, तौलकदार, और सर कौन था, जमींदार। सर इनसे परेशान थे। सर क्यों परेशान थे, ये बहुत ज्यादा इन पे क्या करते थे। सबसे पहले एक 3 पॉइंट्स लिख रहा हूं कंडीशन। सबसे पहले क्या करते थे, बेगार, बेगार करवाना, बेगार। अब सर बेगार का मतलब क्या होता है, बेगार मीन्स होता है, बेगार मीन्स होता है किसी को भी फ्री में काम करवाना, फ्री में काम कराना विदाउट, ये चीज है। सेकंड पॉइंट, लैंड रिफॉर्म, लैंड को लेके बहुत ज्यादा टैक्स वसूलना, टैक्स। तो बेगार, लैंड टैक्स, जो लैंड पे रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टैक्स टैक्स थे। सॉरी बच्चों, बीच में कोई फोन आ गया था तो मैं फोन पिकअप करने गया था। तो मैं कहा था बाबा रामचंद्र, पीसेंट्स पे, कंट्री साइड, विलेज के अंदर, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। या किससे परेशान थे, ये थे तौलकदार से परेशान थे। दूसरा किससे परेशान थे, जमींदार से। और तीसरा लैंडलॉर्ड्स। ये है तो एक ही चीज, बस इसको इसमें मेंशन कर रखा है। अब ये क्या करते थे, सबसे पहले बेकार करवाना, बेकार मतलब होता है किसी से फ्री में काम करवाना और कुछ नहीं उनसे पैसा देना। सेकंड पॉइंट है लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे लैंड में इतने तरह से रिफॉर्म लेके आए, वो सब प्रॉब्लम करने लगे। और तीसरा ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव माने क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना, और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना पीसेंट क्लास। तो इस चीजों को परेशान होते हुए बाबा रामचंद्र उन किसानों की मदद करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम पता होना चाहिए। क्या सर ओनली बाबा रामचंद्र थे, नहीं, इसमें 2 लोग थे, और वो 2 लोग कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्लस बाबा रामचंद्र वाज एस्टेब्लिश अ सभा, द सभा नेम इज ओद किसान सभा। तो इस चीज को जब पीसेंट बाबा रामचंद्र मिलते हैं जवाहरलाल नेहरू में, तो उनको बोलते हैं बाबा रामचंद्र जी आप देखो पहले यहाँ प्रॉब्लम क्या है चल रही है, उस प्रॉब्लम को देखो, उसके बाद उस प्रॉब्लम का बहुत सा सॉल्यूशन निकालो। तो याद रखना बाबा रामचंद्र, ये क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने ये ऊपर लिख रहा हूं, बाबा रामचंद्र प्लस जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड ओद किसान सभा। कौन सी सभा थी, ओद किसान सभा। सर कब स्टार्ट हुई थी, याद रखना जून 1920। क्या थी ये सभा, इस सभा के तहत उन सब किसानों का ध्यान रखा जाएगा जिन पे तौलकदार, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, बेगार और लैंड रिफॉर्म और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसी क्लास को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सभा में कम से कम 300 ब्रांचेस, सब्सिक्वेंट ईयर आने वाले सालों में इस ओद किसान सभा की 300 ब्रांचेस खुल चुकी थी, वही गांव में, वही विलेजेस में, जिन्होंने बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने इनिशिएटिव लेके क्या करा, इसको एक सक्सेसफुली स्प्रेड तक लेके गए। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अब अपन एक नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, ट्राइबल्स। ट्राइबल्स में एक व्यक्ति का नाम याद रखना, वो कौन थे, अलूरी सीतारमन राजू, अलूरी सीतारमन राजू। अब देखो, आप पहले बात तो ये याद रखना माइंड के अंदर, ट्राइबल्स का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जब ब्रिटिशर्स आए थे
तो ट्राइबल्स ने क्या कहा कि आप अपने नोमैडिक एक्टिविटी नहीं करोगे, फॉरेस्ट में नहीं आओगे, यहां से लकड़ियां नहीं लेके जाओगे, यहां से फ्यूल नहीं लेके जाओगे, और इस तरह से बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ इंपोज कर देना। और ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स पे इतने फॉरेस्ट लॉ इंपोज कर दिया कि उनका लिवलीहुड छीन लिया। तो आप सिंपल से ये करोगे। अब अल्लूरी सीतारामन राजू कौन थे? ये एक है ना मिरेकुलस व्यक्ति था, मिरेकुलस पावर थी, इसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी कि जो भी इनहेल होता, जो भी वाउंड होता, घायल होता, तो उनको ये उसको क्या कर सकते, दवाई देके ये उनको जिंदा कर सकते थे, ऐसा माना जाता था। तो आपको सिंपल सा यह बोला सर ट्राइबल्स को क्या प्रॉब्लम थी, आप सिंपल सा वन वर्ड आंसर भी लिख के आ सकते हो, फॉरेस्ट लॉ वाज इम्पोज्ड, फॉरेस्ट लॉ वाज इम्पोज्ड। फॉरेस्ट की एंट्री बंद करवा दी थी, ऐसी चीजें इन्होंने ट्राइबल्स के बारे में बात की। और यहां पे भी सेम वैल्यू, यहां पे भी यही थे लोग, इन पे फ्यूडल ड्यूज लगा देना, इन पे रेटें बढ़ा देना टैक्स की, तो इनसे भी टैक्स लेते थे। अगर आपको एंट्री होनी है फॉरेस्ट में तो टैक्स देना पड़ेगा, तो यहां पे भी आप टैक्स का यूज ले सकते हो, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना, रेवेन्यू इंक्रीज करना। तो ये पॉइंट आप लिखोगे पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। लेट्स वापस से रिपीट कर देता हूं, रिकॉल कर देता हूं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 2 सेक्शंस, फर्स्ट इज अर्बन एंड सेकंड इज द कंट्री साइड। अर्बन शहर में क्या होता, फॉरेन बॉयकट्स फॉरेन गुड्स, बाहर की गुड्स को हटाना, लिकर शॉप बंद कराना, शॉप का पिकेटेड कराना, शॉप ऐसी शॉप कि वहां पे कोई ब्रिटिशर्स एंट्री ना हो, ऐसी शॉप्स को बंद करवा देना, और हम कोई भी उनकी चीजों का यूज नहीं लेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, एम्प्लॉयज में नहीं जाएंगे, एम्प्लॉयज अपने ऑफिशियल वर्क में नहीं जाएंगे, और ये सब चीजें, ये सब रीजंस जो थे, और जैसे ऐसा हुआ इंपोर्ट ऑफ क्लोथ हम डिक्लाइन कर देंगे, ये सारी कंडीशंस थे शहर के अंदर। हम खादी को प्रमोट करेंगे, हम इंडिजिनियस चीजों को प्रमोट करेंगे। सर इसके बाद में ट्राइबल्स में क्या हुआ, और उसके बाद में हम चले थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज द कंट्री साइड। कंट्री साइड में हमने 2 सेक्शन बनाए थे, एक पीसेंट एक ट्राइबल्स। पीसेंट में क्या था, बहुत बड़ी एक रिच क्लास सोसाइटी, देखना ये रिच क्लास सोसाइटी है, दौलतदार जमींदार लैंडलॉर्ड्स, इन सोसाइटी बहुत ज्यादा किसानों को परेशान करी थी, पीसेंट्स को परेशान करी थी, बाय द बेगार, लैंड रिफॉर्म एंड ऑपरेसिव एक्सप्लॉइट। एक वर्ड दे रखा है, इनको एबॉलिश करने के लिए हमने चलाया। सर एबॉलिश का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को खत्म करना। ट्राइबल्स में क्या था, अल्लूरी सीतारामन राजू, जिन्होंने बहुत सारे किसके अगेंस्ट बात करी, फॉरेस्ट लॉ का इंपोज करना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देना। ओथ किसान सभा क्या थी, बाबा रामचंद्र प्लस जलियांवाला बाग, दोनों ने मिलकर, बाबा रामचंद्र प्लस जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर एक सभा बनाई, और उस सभा का नाम क्या था, ओथ किसान सभा, जून 1920। तो ये सारा एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पार्ट होता है। अब इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट रहा है, और एक पार्टी के बारे में और बात करना पड़ेगा। वो कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। आप लोग से जस्टिस पार्टी क्या थी, एक बीच में टॉपिक आता है जस्टिस पार्टी। मद्रास की एक प्रोविंस थी, मतलब क्या था, आपसे पूछा जाएगा, सब जस्टिस पार्टी ने, सब पार्टीज ने, कौन सा, सब एरियाज ने अपने अपने छोड़ दिए थे इनके साथ, क्योंकि जब गांधी जी ने कहा हमें ये चीज नॉन कोऑपरेट करनी पड़ेगी तो सबने कर दिया। बट एक प्रोविंस ने सुना, वो नहीं छोड़ा, वो था मद्रास जस्टिस पार्टी। मद्रास जस्टिस पार्टी क्यों नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी ओनली ब्राह्मण्स के सपोर्ट कर रहे हैं, और मद्रास जस्टिस पार्टी में नॉन ब्राह्मण्स भी थे। तो उन नॉन ब्राह्मण्स के बारे में कौन सोचेगा, इन्होंने ये सोचकर उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं छोड़ा। तो थोड़ा बहुत ये टॉपिक याद रखना, कौन सा जस्टिस पार्टी कौन से एरिया की थी, मद्रास की। अब ये सारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। सर ये आगे तक चला था बट लॉन्ग टर्म तक नहीं चला। सर क्या था, व्हाट आर द रीजन टू विड्रॉ या कॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? क्या इंपॉर्टेंट रीजन था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से पीछे आना पड़ा? क्या इंपॉर्टेंट रीजन था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट छोड़ना पड़ा? तो ज्यादा से ज्यादा एक मूवमेंट का नाम याद रखना, और वही आपका मैप वर्क है, और वो प्रॉपर एक तरह का शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का बनता है। और वो कौन सा था, चोरी चोरा मूवमेंट। मैं ये मूवमेंट के बारे में बता देता हूं, इसको बोला जाता है चोरी चोरा मूवमेंट। चोरी चोरा मूवमेंट कब हुआ था, 1922 के अंदर। कहां हुआ था, गोरखपुर में। गोरखपुर में, और कहां, गोरखपुर कहां है, लखनऊ में, और लखनऊ में कहां, यूपी में। सर क्या है बता दो, आपके बुक में है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। चोरी चोरा मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जहां पे कुछ लोग इंडियंस ब्रिटिशर्स पुलिस थाने में जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ उस पुलिस स्टेशन को ही पूरा उड़ा देते हैं। तो सर ये एक रीजन कैसे बन गया नॉन कॉर्पोरेट? मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था, महात्मा गांधी जी वाज क्लियर आइडियोलॉजी, we depend on सत्याग्रह। They cannot
एफर्ट दे कैन नॉट सस्टेन बाय द वायलेंस, उनको वायलेंस पसंद नहीं था, वो सत्याग्रह की राह पे चलते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ और ब्रिटिशर्स पुलिस थाना खराब पूरा खत्म कर दिया गया पुलिस गोला बारूद से, तो ब्रिटिशर्स ने कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो उस मोमेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कॉल ऑफ किया। तो यह आपका 1922 का और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यहां तक का आपका पूरा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म होता है। मैं आपको वापस एक बार डेट्स रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हमने 1915 की बात की थी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। तो गांधी जी कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद में हमने 1917 में बात की थी। 1917, 1918 याद रखना है। 1918 कौन सा था? अहमदाबाद मिल वर्कर, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। मैं एक बार वापस आपको डेट्स रिपीट करवा रहा हूं, सत्याग्रह। इसके बाद में 1917 एंड 1917, 1917 चंपारण इंडिको प्लांटर्स, कहां? बिहार के अंदर। 1917 वापस आता है खेड़ा, कहां? गुजरात के अंदर, अगेंस्ट रेवेन्यू। इसके बाद 1919 में दो, 1919 रोलेट एक्ट। इसके बाद में जलियांवाला बाग। इसके बाद में 1922 लिख सकते हो आप, खिलाफत मूवमेंट। और जब भी खिलाफत मूवमेंट आए, दो भाइयों का नाम मत भूलना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। और यही आपका पीरियड कौन सा आ जाएगा? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। जब भी तो हमने साथ में तो नाम लेते हैं, खिलाफत, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और उसके बाद में एक फाइनल जो है 1922, वो टाइम पीरियड जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया। तो कौन सा आ गया? चोरी चोरा मूवमेंट। क्या कुछ हम भूले डेट्स? हाँ, एक डेट भूल गए ना, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक नाम की किताब है जो ध्यान रखना बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। 1905 हिंद स्वराज। क्या सर ये किताब है? हाँ, हिंद स्वराज, अपने राज की, अपने एरिया की डिमांड रखना। स्वराज का मतलब होता है स्वराज, हमारा राज है। यही आइडियोलॉजी से सब लोग चल रहे थे। गांधी जी ने कहा हमें सबका राज नहीं जानना, हमें एक साथ होना है, हमें सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनना है, हमें यूनिटी लेके आना देश में, और हमें इंडिपेंडेंस लेना। तो 1905 हिंद स्वराज था। और वो हिंद स्वराज नहीं, और ये एक बुक है। कौन सी है? बुक है। और इस बुक को किसने लिखा है? ये याद रखना, हमारे इंपॉर्टेंट लीडर महात्मा गांधी। तो लेट्स, यहां तक आपका सेक्शन कंप्लीट होता है। हम इसके अगेंस्ट दूसरे पड़ाव में चलेंगे और इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे जहां हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, वेलकम द ट्विंस एकेडमी। हमने कल स्टार्ट किया नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। हमने क्या क्या बताया, मैं एक बार क्विक रिकॉल कर देता हूं कि कैसे इंडियंस को अपने सरकमस्टेंसेस बनाए कि नेशनलिज्म के लिए उन्होंने आगे आए। क्या ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रूल्स हम पे ऑप्रेस किए जिससे इंडिया को नेशनलिज्म बनना, नेशनलिज्म के लिए एक इनिशिएटिव लेना पड़ा। तो फर्स्ट था डिफेंस एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का खर्चा हुआ, उसका रेवेन्यू जनरेट करना। सेकंड पॉइंट था इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैलना। तीसरा पॉइंट था फोर्स रिक्रूटमेंट सोल्जर्स। और चौथा पॉइंट था क्रॉप का फेलियर होना। तो हमने इसके लिए बारे में बात की। इसके बाद हमने एक लीडर की बात करी, महात्मा गांधी जी, जो का हम 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और यहाँ की सत्याग्रह मूवमेंट का। सत्याग्रह मूवमेंट मतलब होता है सर्च फॉर ट्रूथ और अपनी बातों को सामने रखना विद नॉन वायलेंस। ये पहले से ही महात्मा गांधी जी पहले ही सत्याग्रह मूवमेंट को इनिशिएटिव ले चुके थे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिज्म डेमोक्रेसी या अपार्थाइड सिस्टम, जहां ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। और यहाँ आते इन्होंने 3 सत्याग्रह किए डिफरेंट प्लेस पे। द चंपारण 1917 में, खेड़ा 1917 में, और अहमदाबाद 1918 में। अहमदाबाद में व्हील वर्कर्स ने जो आवाज उठाई कि हमारे को वेजेस को बढ़ाना चाहिए और हमें टाइम कम कराए। चंपारण के अंदर रेवेन्यू के अगेंस्ट जो बात की गई थी, और खेड़ा के अंदर चंपारण में इंडिको प्लांटर्स के अगेंस्ट, इंडिको प्लांटर्स ने जो बात उठाई, और रेवेन्यू, और उसके अंदर रेवेन्यू को लेके। तो ये 3 हमने चंपारण बारे में पढ़ा। 1919 में हमने रोलेट एक्ट के बारे में ध्यान दिया। रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जब ब्रिटिशर्स ने इंपीरियल रूल का यूज लेकर और कहा कि कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करेगा उसको विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए प्रिजन में डालेंगे। और वहां पे एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था जलियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल लॉ डायर ने मार्शल लॉ इंपोज करके सब इंडियंस पे एकदम बुलेट शॉट स्टार्ट कर दी। वहां बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद में हमने थोड़ा बहुत खिलाफत मूवमेंट पढ़ा। खिलाफत मूवमेंट में हमने जाना कि जैसे इंडियन कम्युनिटी को अपने लेके बहुत ज्यादा वो था, बहुत ज्यादा ध्यान था, वैसे मुस्लिम को हमारे जो ऑटोमन टर्की के अंदर खलीफा है
उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स को थ्रेट है, तो उनके लिए एक मूवमेंट चलाया, उसको बोला गया खिलाफत मूवमेंट, जहाँ पे दो भाई ने लीड किया, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और उसके बाद एक मूवमेंट जुड़ा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कौन सा मूवमेंट है जहाँ हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी दिखी, तो उस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट कहा। उसके बाद हमने एक मूवमेंट की बात की, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो मास स्केल पे ले जाया गया। ये दो जगह हुआ था, अर्बन शहर में और रूरल कंट्री साइड में। कंट्री साइड में भी दो दो अदर सर्कमस्टेंसेस थे, पीसेंट को लेके और ट्राइबल्स को लेके। अर्बन शहर में हमने पढ़ा कि फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज को सरेंडर करना, उनके जो टाइटल्स है उनको सरेंडर करना, लिकर शॉप को गिरा देना और लिकर शॉप को बंद करना, और जो भी फॉरेन टाइटल है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, लॉयर्स है, इन प्रैक्टिस को छोड़ देना। और हमने कहा फिर रूरल कंट्री साइड में पीसेंट के लिए बात करी, हमने एक व्यक्ति का नाम बताया, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर किसानों के बारे में सोचा, विलेज के पीसेंट्स के बारे में सोचा, और 1920 में एक ओथ किसान सभा रेडी की। आपको पता होना चाहिए कि पीसेंट में लोग किसके अगेंस्ट थे, तौलकदार और जमींदार के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम ट्राइबल्स के बारे में जाने, अलूरी सीतारमन राजू के बारे में पढ़ा, एक जिनके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी, जो किसी भी चीज को जो व्यक्ति मरा है उसको इनहेल कर सके, उसको अपनी मैजिकल पावर से वापस जिंदा करने की। और यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स लोग किसके लिए परेशान थे, जो ब्रिटिशर्स ने लॉज लगा दिए थे, फॉरेस्ट में एंट्री लॉ और इन सारे लॉ से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो हमने यहाँ पढ़ा। तो ये एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का एक साइकिल स्टार्ट हुई थी। बट यहाँ कहीं ना कहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह का प्लेस था, फैब 4 1922 चोरी चोरा मूवमेंट, जहाँ यूपी के गोरखपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन पे इंडियंस ने, पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा गोला बारूद होगी या गोलियां चला दी गई, जिससे बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए। और ये मूवमेंट वो मूवमेंट था जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से विड्रॉ करना पड़ा। तो आपसे दो सवाल इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, इन विच मूवमेंट टू विड्रॉ नॉन कॉर्पोरेशन, तो चोरी चोरा मूवमेंट 4 फेब 1922। और ऐसा कौन सा मूवमेंट है जहां पे हिंदू एंड मुस्लिम की यूनिटी दिखी, तो खिलाफत मूवमेंट। आज हम नेशनलिज्म ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट में और दूसरे मूवमेंट की ओर चल रहे हैं। दूसरे मूवमेंट की ओर चल रहे हैं, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ था 1930। और यहाँ हम कुछ दो लीडर्स की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट टू लीडर्स, एक तो है सी आर दास एंड एक है मोतीलाल नेहरू। ये याद होना चाहिए आपको, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने क्या करा, एक स्वराज पार्टी का रिफॉर्मेशन किया। स्वराज पार्टी मतलब जो अपनी पार्टी, अपने राज की डिमांड रखते हैं। यहाँ पे इन दोनों के लीडर्स का नाम याद रखना। यहाँ एक और आता है छोटा सा एक्ट, जिसको गवर्नमेंट GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। ये एक्ट कौन सा एक्ट था, याद रखना, ये कोई एक्ट नहीं था। इस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सामने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंडियंस को थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग जीने का, या एक तरह से डोमिनेंट स्टेटस की बात कर सकते हैं, डोमिनेंट स्टेटस की बात कर सकते हैं, या अपनी बात को सामने रखने की एक परमिशन, या अपनी बात को सामने रखने का एक अलाउ करना, ये था गवर्नमेंट इंडिया के, गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज है उनको ऑपरेस करना, उनको दबाना और अपनी बातों को सामने रखना, इसका स्टेटस मिल चुका था। और इसी के तहत एक और एक्ट नीचे आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 1928 के अंदर। ये 1928 के अंदर एक गवर्नमेंट थी, टॉरी गवर्नमेंट, उसके तहत एक व्यक्ति आता है, साइमन कमीशन। कौन सा था, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। अब आप बोलोगे सर ये साइमन कमीशन कौन सी बॉडी है, तो याद रखना इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब आप बोलोगे सर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जिसको आने वाले टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं। अब ये साइमन कमीशन क्या था, 1928 के अंदर इंडिया आया था विद द रेफरेंस टॉरी गवर्नमेंट, और इसको बोला गया था कि जो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट दिया है 1919, क्या वहां जाके देख क्या है कि इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है, सारा जो भी हमें फंक्शंस, जो भी हमने उनको थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी दे रखी है, उसका सब सही चल रहा है। बट जब ये आया था ना इंडिया के अंदर, तो इनकी पार्टी में 7 मेंबर थे, और सातों के सातों ही ब्रिटिशर्स थे। ऑल आर फिरंगीज, फिरंगी बोल सकते हैं या ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं, सारे के सारे व्हाइट लोग थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसी में इंडियंस ने एक इसके जाने के बाद इसको बोला साइमन गो बैक साइमन। तो ये कहने का मतलब है 1928 के अंदर साइमन कमीशन आई थी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टॉरी गवर्नमेंट के अंदर। तो इन्होंने वापस उनको बोला कि गो बैक टू साइमन, वापस चले जाओ, तो जिससे साइमन वापस आ गया। इसको ये आया क्यों था, ये इंडिया के अंदर फंक्शन जानने आया था, जो हमने इनको गवर्नमेंट इंडियन एक्ट के तहत थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी है, उसको देखने के लिए आया था टॉरी गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में।
तो ये 1928 की बात होती है। इसके बाद में हम तीन फीचर्स या तीन टेबल याद रखते हैं, और 1928 के बाद में नेक्स्ट अपन एक एक्ट चलते हैं 1929, जो एक फाइनल अल्टीमेटम एक्ट था, जो एक स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, जो आपका मैप वर्क भी होता है लाहौर सेशन के अंदर। वैसे तो ये 1929 वाला लाहौर सेशन मैप वर्क में आता नहीं है, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान पड़ता है, इसलिए कम आता है। बाकी तीनों सेशन जो हम पढ़ेंगे, जो मैं आपको लास्ट में दिसंबर 1920, सितंबर 1920 इन सेशन को बताऊंगा जब मैप वर्क कंप्लीट कराऊंगा। बट ये 28 के बाद थोड़ा बहुत याद रखना, ये फाइनल डेट थी 1929, आपको याद रखना है जरूर, एमसीक्यू में आ सकता है। इससे कौन से सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी, तो वो कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन। किसको बोला गया? लाहौर सेशन। ये बात आपको याद रखनी है, जहां पे टू द पूर्ण स्वराज किसकी डिमांड रखी? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट हमें आजादी चाहिए, ये कंप्लीट आजादी की बात रखी गई। इसके बाद में तीन एक कॉन्फ्रेंस होती है, 1930, 1931 सीक्वेंस में, और 1932। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। तीनों को कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये लंदन के अंदर होती है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, कब हुई, क्योंकि ये तो सीक्वेंस में है। आपसे पूछा जाएगा इन विच कांग्रेस अटेंड, इन विच राउंड टेबल कांग्रेस अटेंडेड बाय द महात्मा गांधी। तो आप कहोगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो किसने करी थी? महात्मा गांधी ने अटेंड की थी। और आपसे अगर ये पूछा जाएगा इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड ऑल, इन विच लीडर अटेंड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो आप लिखोगे ऐसा कौन सा लीडर था जिसने 30 वाली भी अटेंड करी, 31 वाली भी अटेंड करी, और 32 वाली भी अटेंड करी, तो आप लिखोगे BR अम्बेडकर। तो ये एक कभी क्वेश्चंस बन जाता है, याद रखना, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके अंदर जानेंगे, जो महात्मा गांधी जी सेकंड राउंड टेबल पे गए, तो उन्होंने वहां पे क्या बात करी, किससे बात करी? उस समय वॉइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। वो इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या बात हुई, हम उसके बारे में जानेंगे। तो एक तरह से क्या था, इन दोनों की बात हुई, इन दोनों की बात हुई, तो एक तरह की मीटिंग हुई, जिसको अपन बोला जाता है गांधी गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुई? याद रखना, 5 मार्च 1931। और ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि, इस एक्ट को ये बताया गया कि एक ऐसा एक्ट, जब गांधी जी ने इरविन से बोला कि भाई हम तेरे को कुछ दिनों का, कुछ टाइम पीरियड देते हैं, हमारी ये 11 डिमांड्स है, इन 11 डिमांड्स को क्या कर, तो इसको फुलफिल कर, कंप्लीट कर। उसमें बहुत सारी डिमांड्स थी, उसमें टैक्स रेवेन्यू कम लेना, कि पीसेंट्स के वेजेस को बढ़ा देना, और हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे भगत सिंह, सदगुरु, इनको, इनकी फांसी रुकवा देना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसकी बुक के अंदर है, वो थी सॉल्ट टैक्स, नमक पे जो लगे टैक्स उसको कम करना या उसको एबॉलिश करना, एबॉलिश मैंने खत्म करना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टैक्स कौन से थे? सॉल्ट टैक्स। तो गांधी, तो इरविन ने कहा मैं नहीं करूंगा, जाके जो करना है कर लो। बट इरविन ने इस चीज को माना नहीं, और जब इरविन ने इनके डिटेल या इनकी डिमांड्स को डिनाई किया, तो गांधी जी स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट एंड फुल फ्लैज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्या करा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। तो आपके पास जो दूसरा सवाल आता है ना, वो कौन सा आता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड 1930। और ये वाला जो मूवमेंट है, ये बहुत मास स्केल पे हुआ था, लीडर्स के साथ हुआ था, और यहाँ तक कि गांधी जी एक बहुत मास एजिटेशंस के लीडर बन चुके थे, और बहुत इंप्रेसिव, या एक तरह से ऐसे लीडर्स जो जिसके सब सुनने वाले थे। तो ये कौन सा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखोगे आप, सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या था? नमक पे कानून क्यों बनाया गया, नमक नमक ही चूज क्यों किया गया, दो जगह कौन कौन सी थी, कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई, हम इसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं सॉल्ट लॉ। क्या था सॉल्ट लॉ? और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट बनता है। आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सॉल्ट लॉ लिखना पड़ेगा। तो ये था सॉल्ट लॉ। देखो, नमक क्यों चूज किया गया? नमक एक सबके लिए स्टेबल था, अमीर क्या, गरीब क्या, और काला क्या, गोर, सबके लिए एक अमीर, जो एक रिच नॉट पुअर, ये एक स्टेबल डाइट है, जो हमारे एक मिडिल क्लास के घर में, एक गरीब के घर में हर दिन में कहीं ना कहीं नमक के लिए बात होती रहती, नमक कम है, नमक ज्यादा है। इसलिए हमने सॉल्ट को एक सबसे बड़ा सिंबलाइज बनाया, सिंबल बनाया कि क्या करा। अब गांधी जी ने क्या करा? गांधी जी के साथ कम से कम 78 वॉलेंटियर्स थे। 78 वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स कौन होते हैं? जो गांधी जी के साथ चले थे,
गांधी जी के साथ चले थे। कहाँ चले थे? उनके आश्रम, और वो आश्रम कौन सा था? साबरमती आश्रम। और कहाँ तक गए थे? डांडी मार्च। देखो डांडी, डांडी मार्च। अब ये याद रखना, ये कोस्टल एरियाज में है। गुजरात क्यों चूज किया? गुजरात एक ऐसी प्लेस थी जब इवेपोरेशन, जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, और रादर देन द प्रेसिपिटेशन, मतलब जहाँ पे बॉइलिंग कैपेसिटी को, इवेपोरेशन का मतलब भाप बन के उठ जाना, तो वहां पे डांडी मार्च में धूप का बहुत ज्यादा होना, इवेपोरेशन करना, इसलिए वो सिलेक्ट स्टार्ट किया डांडी मार्च। डांडी मार्च क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि डांडी, उनके हाथ में डांडी थी, और ये मार्च में स्टार्ट हुआ था। 6 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 11 मार्च को, और 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था। कहां से कहां? साबरमती आश्रम से कहां तक गए? डांडी मार्च तक, डांडी तक गए। डांडी एक जगह भी है, और महात्मा गांधी जी के हाथ में डांडी रहती है, इसलिए उससे हम इससे रिलेटेबल कर सकते हैं। कौन, कितने लोग थे? 78 वॉलेंटियर्स थे। कितने थे? 78 वॉलेंटियर्स थे। 24 मिल्स चलते थे डेली। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट किया। और आपको डांडी मार्च याद रखना है, तो डांडी मार्च को ही सॉल्ट लॉ कहा जाता था। कब स्टार्ट हुआ था? 11 मार्च। और कब तक? 6 अप्रैल तक स्टार्ट किया इन्होंने। 78 वॉलेंटियर्स थे इसके अंदर, और इन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और बाद में जब महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल को डांडी मार्च पहुंचे, और वहां उन्होंने डांडी पहुंचे, वहां उन्होंने वो समुद्र के पानी को बॉईल करके उसमें से नमक दिखाया, और दिस इज कॉल्ड द सिंबलाइज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और वो टाइम जो था, उन्होंने वहां से नमक निकाला कि अगर इरविन हमारी बात नहीं मानेगा, तो हम हमारे सॉल्ट ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। जब उन्होंने बॉईल करके उस वाटर को, उसमें से नमक को अलग किया, उस नमक को अलग करने का, और ये था एक सिंबलाइज ऑफ द यूनिटी। तो जनरली आपको डांडी मार्च पता होना चाहिए। 11 मार्च, 6 अप्रैल। डांडी याद रखना है। आश्रम साबरमती आश्रम, 78 वॉलेंटियर्स, 240 मील्स चले, 24 मील्स डेली चले। तो इस तरह से 10 दिन तक उन्होंने अपनी ये जर्नी की, और 10 दिन के बाद वो अपने मेजर जो एरियाज थे वहां तक पहुंच गए। तो ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल दिखता है, जो एक सिंबलाइज दिखती है कैसे पूरा भारत देश एक साथ यूनिटी में था। यहाँ बहुत से लोग थे, मास स्ट्रगल थे, विमेन भी इसमें जुड़ गई थी, और इसी मूवमेंट को आगे एक देखो। अब एक है ना डिसाइपल थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी के डिसाइपल। वो आपको नाम याद रखना है। वो नाम कौन थे? अब्दुल गफर खान। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने ये चीज, इस चीज को आगे प्रोसीड किया था। कहाँ किया? पेशावर के अंदर। तो पेशावर के अंदर किया, तो इनको भी क्या कर दिया? जेल में डाल दिया गया। तो इसको हम कभी बोलते हैं फ्रंटियर ऑफ गांधी। तो आपकी बुक में है नहीं, बट याद रखना, अभी कभी आ जाता है। अब्दुल गफार खान स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर। पेशावर कहाँ? पाकिस्तान में इन्होंने ये काम को प्रोसीड किया, और इसको आगे तक ले गए। तो ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, जहां हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या थी लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की? नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी तक बताया आपको डांडी मार्च। जो डांडी मार्च हुआ था 11 मार्च और 6 अप्रैल के बीच में, डांडी के अंदर, जब महात्मा गांधी जी अपनी डिमांड्स को फुलफिल, सीडीएम को एक फुल फ्लेज मास स्ट्रगल में ले जाते हुए, और बोला इरविन के सामने एक चैलेंज लेते हुए कि अगर तूने सॉल्ट पे टैक्स नहीं हटाया, तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन स्टार्ट करूंगा, और जो एक मास स्ट्रगल पे होगा। तो उन्होंने ये साबरमती से डांडी तक गए अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ, 24 मील्स तक गए, और 10 डेज में उन्होंने कंप्लीट किया, 11 मार्च से 6 अप्रैल को। और वहां जाके एक बॉयल, समुद्र के पानी को बॉयल करके नमक निकाला, और उनको एक सिंबलाइज किया कैसे हम सब देशवासी एक साथ यूनिटी में। इसके साथ एक टॉपिक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल डिस। कैसे लोगों ने देखा सीडीएम को, किस किस तरह से देखा? तो सीडीएम को 4 फेज में देखा। रिच पीसेंट, अमीर किसानों ने कैसे देखा? पुअर पीसेंट ने कैसे देखा? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे देखा? और विमेन का पार्टिसिपेशन कैसे था? तो सबसे पहले हम जानेंगे रिच पीसेंट। रिच पीसेंट में थे गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट। इन्होंने क्या करा? सीडीएम मूवमेंट में, एक जब स्टार्ट हुआ सीडीएम मूवमेंट 1930, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। नेक्स्ट में सीडीएम मूवमेंट में लोग जितने ज्यादा इंथुसियाज्म नहीं थे जुड़ने के लिए, वो बहुत से रीजन थे। सबसे पहला था प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। जो भी क्रॉप उगा रहे थे, उनको कमर्शियल करना। कमर्शियल मतलब अपनी क्रॉप को बेचने का एक अच्छा प्राइस ना मिलना, प्राइस का गिर जाना और डिप्रेशन आ जाना, ये रिच पीसेंट की डिमांड थी कि हमें हमारी क्रॉप का एक अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, जिससे हम वापस इस चीज में नहीं जुड़ेंगे। किसके अंदर? सीडीएम मूवमेंट। तो ये रिच पीसेंट की डिमांड थी।
पुअर पीसेंट की क्या डिमांड थी? अनपेड लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू बी रेमिटेड। रेमिटेड का मतलब है वापस मांगना पैसा। जो पैसा किसानों का, पीसेंट्स का बार बार बहुत ज्यादा था, पहले से ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे, और ये लोकल लोग लैंडलॉर्ड्स भी अपना पैसा, जमींदार अपना रेंट मांग रहे थे। तो पुअर पीसेंट का हम कहाँ से दें, हमारी क्रॉप सही से उग नहीं रही, हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड अच्छे से नहीं मिल रहा, तो उस चीज को हम कैसे हम हमारा ये रेंट निकाले? तो एक अनपेड रेंट, और उनका पुराना रेंट इकट्ठा होता जा रहा था, वो उनको नहीं दे पा रहे थे। तो इस कारण से पुअर पीसेंट ने भी सीडीएम पे मूवमेंट में जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म नहीं था। नेक्स्ट है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फिकी, याद रखना, और ये भी याद रखना कब बनी थी, 1927 के अंदर, याद रखना। और इस पूरा फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या कंप्लीट इसका नाम क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं जुड़े सीडीएम में? इट रिफ्यूज टू सेल इंपोर्टेड गुड्स एंड फाइनेंस असिस्टेंट, क्योंकि ये जो गुड्स बाहर भेजते, वो गुड्स टैक्स ज्यादा लगने से उसकी गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती थी, तो कोई इनके गुड्स को खरीदता नहीं था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कांग्रेस से कि हमारे कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाए और इस पे टैक्स रिबेट मिले, तो इसलिए ये कम जुड़े। और विमेन, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन विमेन का दिखा, इसमें बहुत सारी महिलाओं ने इनका साथ दिया, बट गांधी जी ने इनको कम रिकॉग्नाइज किया कि महिला एक वाइफ हो सकती है अच्छी, एक अच्छी विमेन हो सकती है, तो ये घर पे बैठ के अपने घर के काम करे, ना कि हमारे साथ जुड़े। तो गांधी जी ने इनको इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द रिच पीसेंट परसेप्शन, इन पुअर पीसेंट परसेप्शन, इन इंडस्ट्रियलिस्ट परसेप्शन, इन विमेन परसेप्शन, या कुछ भी तरह से, तो आपको पता होना चाहिए। तो रिच में कौन थे? गुजरात के पाटीदार, यूपी के जाट, जिन्होंने अपनी क्रॉप को एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए बात रखी। पुअर पीसेंट ने बोला कि जो लैंडलॉर्ड्स है, ब्रिटिशर्स है, हमसे इतना टैक्स ले रहे हैं, हम अनपेड कर पा रहे और हम पे इकट्ठा होता जा रहा है वो टैक्स, वो क्या, वो हम उसको कैसे चुकाए। तीसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा हमारा जो भी सामान बाहर जाता है दूसरी कंट्री में, वहां टैक्स लगकर वो वैल्यू, वो गुड्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी फिक्की, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। और लास्ट, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखा। यहाँ कुछ सी महिलाएं थी जैसे सरोजनी नायडू, एनी बसंत, इन सब ने अपना रोल निभाया, बट गांधी जी ने इनके पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये एक पूरा टॉपिक बनता है, पूरा एक चैप्टर, एक तरह का सेक्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब आप कहोगे सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत अच्छे से हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थी, और उस लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं कि वहां पे दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिवाइड हो गई थी, एक तो दलित लोग और एक हो गया था मुस्लिम वर्ग। मुस्लिमों ने अपने अलग डिमांड रखी पाकिस्तान की, बट ये डिमांड ना मान के हुए उन्होंने अपने इलेक्टोरल की रिजर्वेशन की एक और यहाँ पे अपना इनिशिएटिव लिया, और दलित ने अपने रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए बात की गई। तो हम उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये दो लिमिटेशंस है जिसको हमने जो क्या हुआ, एक तरह से कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को धीरे धीरे करते, उसको उसकी स्पीड को कम करते हैं, और कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी खत्म होने लगता है। एक सेकंड, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिस मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। वेलकम, नमस्ते। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम जो इसमें लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिटेशंस ऑफ मतलब है कहीं ना कहीं सीडीएम मूवमेंट क्या था, एक लिमिटेशंस लेके आता है। किन के साथ लेके आता है? ऐसे लोग जो दलित लोग हैं, क्योंकि गांधी जी जहां रहते थे वो सब ब्राह्मण्स थे, तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में इनकी जो जो शेप है वो एक एलिनेशन की भावना आ गई। एलिनेशन की भावना मतलब किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेंस ही रहना, उनके माइंड में ये चला। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिमांड रख दी। अब यहाँ पे क्या था लिमिटेशंस? ऐसे लोग जो जिसको आप हरिजन कहते हो, पहले वो भंगी जो टॉयलेट साफ करते थे, अनटचेबल। तो गांधी जी ने कहा इनके बारे में कौन सोचेगा? तो गांधी जी ने क्या करा, एक छोटा सा एग्जांपल बताया, खुद बैठ गए, खुद साफ सफाई करने लगे जो भंगी लोग करते, कि बोला कि नहीं, इन्होंने कहा हमें ये रिलीजन के बेस, हमें इन कल्चर वर्क में हमें परम इक्वल डोमिनेंस नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए? इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंस चाहिए। तो गांधी जी ने कहा हम इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेंगे। और इनके दलितों के लिए लीडर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके टाइम से रिप्रेजेंटेटिव थे, और इन्होंने इनके लिए एक सोसाइटी बनाई, फाउंडेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। याद रखना, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस मींस दबी हुई क्लास, एसोसिएशन एक ऐसी क्लास
जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। बाद में इसी क्लास को नाम देते हैं आज हम शेड्यूल कास्ट। क्यों बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, याद रखना। और इनके लिए लड़ा था बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने गांधी जी से बात की और इनके बीच में एक पूना के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ सितंबर 1932। बी आर अम्बेडकर जी महात्मा गांधी जी के पास गए पूना में कि महात्मा गांधी जी, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी के बारे में कौन सोचेगा, क्या सोचेंगे, तो हमें भी अलग से देश चाहिए या हमें भी अलग से स्टेट चाहिए। उन्होंने कहा हम स्टेट तो नहीं देंगे, बट इनको फिर अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बोला कि हमें भी इलेक्टोरेट इलेक्शन चाहिए और हमारे भी वोट्स होने चाहिए, हमारे भी वोट्स रिजर्व्ड होने चाहिए, जिससे हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आए जो हमारे बारे में सोचे। तो गांधी जी ने उस बात को मानते हुए, क्योंकि यहां तक गांधी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट करिश्मेटिक लीडर बन गए थे कि सबकी लोगों के बातों में था गांधी जी, हर कोई उनकी बात मानता। तो यहां तक गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे, वेल अंटिल टू डेथ, डेथ तक वो यहाँ भूखे पैसे बैठ गए थे। तब कुछ क्लास एसोसिएशन के लोग जो अम्बेडकर जी को लीडर समझ मानते थे, उन्होंने गांधी जी के पास जाने के लिए बोला कि जाओ उनको मना के आओ, क्योंकि वो अनशन पे है और वो अनशन पे है जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाए। तो इन्होंने वहां जाके बात करी और बोला कि हमारे लोगों के बारे में सोचो, हमें भी क्या चाहिए, एक एसोसिएशन बनानी है, हमारे बारे में सोचो, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। और बाद में कहीं ना कहीं गांधी जी ने इनके बारे में सोचा कि और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, ये कहाँ एग्रीमेंट हुआ, पूना, याद रखना पूना में एक साइन हुआ 1932 के अंदर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर्सेस महात्मा गांधी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाय ऑल दलित्स एंड टू सेपरेट इलेक्टोरेट इनिशिएटिव। उन्होंने क्या इनिशिएटिव किया, अलग से इलेक्शन की डिमांड रखी, ये चीज की डिमांड रखी और इस चीज डिमांड को अप्रूव दे दिया गया। और तब से और इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, जिसको आज आप क्या बोलते हो, शेड्यूल कास्ट। तो ये चीज एक छोटा सा टॉपिक है। अब आप सुनो, जब एक व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो एक कौम और उठेगी, और वो कौम कौन सी थी, पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तान अलग देश मांगने वाली कौम कौन सी थी, मुस्लिम लीग। एक टाइम आया जब मुस्लिम ने भी कहा कि हमें भी अलग देश बनाना है पाकिस्तान, या हमें भी अलग कम्युनिटी दे दो, हमें भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। बट महात्मा गांधी ने कहा मैं अगर ऐसे ही सबको अलग अलग इलेक्टोरेट की डिमांड रखूंगा तो मैं इंडिया को तो यूनिफाई करना चाहता हूँ, तो ये ऐसे यूनिफाई कैसे होगा। तो उन्होंने कहा मैं हम आपको इलेक्टोरेट की तो डिमांड नहीं देंगे। फिर इसी के कहा था मोहम्मद अली जिन्ना, एक जो इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा अगर आप हमें इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं दोगे तो हमें हमारा देश अलग कर दो, हमें अलग। तो यहां तक आते जो खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखी, यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक तरह से कम्युनल राइट्स में चेंज हो गए थे। कम्युनल राइट्स में कम्युनिटी के बेसिस पे दंगे करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे, अलग होने लगे थे। उनको अब इंडियंस पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इंडियंस ओनली हिंदू के बारे में सोच रही है, ब्राह्मण्स के बारे में सोच रही है, हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही। तो यहां तक आते आते एक लीडर जो पाकिस्तान का है, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने डिमांड रख दी कि हमें अलग से पाकिस्तान देश बना दो। तो आपने सुना होगा इसी के दिन 14 अगस्त के दिन हम डायरेक्ट एक्शन डे करते हैं, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ। तो उनको अलग डिमांड कर दी, क्योंकि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट करते तो इंडिया और ज्यादा डिवाइडेशन होता। इससे अच्छा गांधी जी ने उनको अलग से देश बनाने की परमिशन दे दी और अलग देश उन्होंने बना ली। तो यहां तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और रहा है आपका, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक रहा है एलिगेरी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, 1942 का मतलब है 8 अगस्त। कौन से, आपको सिर्फ डेट याद रखनी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपका एक लास्ट मूवमेंट है जो आपके एक सोर्सेस में दे रखा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 1942। और यहाँ पे एक गांधी जी ने स्लोगन दिया, डू और डाई। कौन सा स्लोगन दिया था, डू और डाई, याद रखना, करो या मरो। ये लास्ट मूवमेंट था जब गांधी जी ने फाइनल अल्टीमेटम बोला, ब्रिटिशर्स अब तुम्हें ये देश छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकलो। तो याद रखना ये डेट कौन सी थी, 8 अगस्त 1942। तो यहाँ पे नेशनलिज्म इंडिया का कंप्लीट होता है पूरा पार्ट। अब इसकी एक एलिगेरी के बारे में सोचते हैं। जैसे हमने पढ़ा नेशनलिज्म ऑफ यूरोप में, जर्मनी की एलिगेरी जर्मेनिया, मेराइना की एलिगेरी पढ़ा मेराइन, और अब हम एक इंडिया की एलिगेरी पढ़ते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, भारत माता। एलिगेरी होता क्या है, मैंने आपको बताया एलिगेरी एक तरह का कॉन्ट्रास्ट सिंबॉलिक आइडिया इन रेस्पेक्ट कास्ट क्रीड एंड सिंबलाइज टू द मदरलैंड। जो अपनी माता के प्रति जो प्रेम है, मदरलैंड के प्रति जो प्रेम है, उसको दर्शाता हो इन रेस्पेक्ट बाय नेशनलिज्म, उसको आप एलिगेरी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, एक तो भारत माता के बारे में जानना है। भारत माता, जनरली ये क्वेश्चन आता है, भारत माता,
अब देखो भारत माता के बारे में एक क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंस बिटवीन द भारत माता एंड जर्मेनिया एलिगेरी, कि जर्मेनिया एलिगेरी और भारत माता की एलिगेरी को डिफरेंस करो। तो देखो इसमें क्या बनोगे, तब भारत माता की एलिगेरी के बारे में क्या सोचते हो, इनको किसने पेंट की थी, अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर। ये याद रखना, सबसे पहले तो इनके बारे में याद रखना, इसको पेंट करने वाले, इस इमेज को दर्शाने वाले। दूसरा ये किसके बारे में करती है, काम, डिवाइन, स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा ये ठंड, एकदम काम मीन्स कूल रहना, ज्यादा एग्रेसिव ना होना, डिवाइन भगवान से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट, स्पिरिचुअल एकदम शांति बना के एकदम आध्यात्मिक हो जाना, ये इसके बारे में आपको शो करवाती है। अबिंद्रनाथ टैगोर इसको बनाने वाले हैं, ये इन चीजों की इनकी आइडियोलॉजी है। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग एंड सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, ये याद रखना, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी वाले मतलब एक जैसी सोच रखना सब देश की, ये चीज दर्शाती है। विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज, फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये याद रखना थोड़ा बहुत, एटलीस्ट रविंद्रनाथ टैगोर याद रखना, काम, डिवाइन, स्पिरिचुअल याद रखना, ये आपको नेशनलिस्ट फीलिंग जताती है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, फोक सॉन्ग एंड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोक सॉन्ग के बारे में, और इससे क्या होता है, देश की पर्सोनिफाइड फिगर, देखो भारत माता के पर्सोनिफाइड, आज आप देश का एक झंडा देखते हो, इंडिया का फ्लैग देखते हो, वहां भारत माता है, क्योंकि एक पर्सोनिफाइड फिगर देना, एक मदरलैंड को दर्शाना। तो ये एक टॉपिक आपका छोटा मोटा टॉपिक है एलिगेरी, जो हमने इसको यहाँ पे क्लियर करा। तो इसी के साथ हमने नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को पूरा कंप्लीट किया, स्टार्टिंग से लेके हमने यहाँ तक कंप्लीट क्विट इंडिया मूवमेंट तक जाना, और कुछ इसका लास्ट टॉपिक जो हमने देखा, एलिगेरी। तो ये आपको जानना, ये देखना, आपके प्लेलिस्ट में इसमें कल परसों वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको कंप्लीट ये देखना है और इसको और जानना है। कोई टॉपिक कमेंट में नहीं आया समझ, आप वापस उसको पिन कर सकते हो, मैं उसको वापस समझा दूंगा। तो ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दिन मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आपके सामने और लेके आऊंगा, तो जो ये आपको एक अच्छे से लर्न हो जाएगा और अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो ये सारी चीजें, जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू, नमस्ते।